यहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं और ये वही बच्चे होते हैं जिन्हें हर रोज चुनकर ले जाया जाता है। इनके दिमाग के अंदर, इनके मुंह के अंदर, इनके जिस्मों के अंदर पाइप्स लगे हुए हैं। पहले पार्ट में हमने देखा था बच्चे इस मेज, इस भूल भुलैया से निकल तो गई थी, पर इन्हें काफी साल लग गए जिसने उन्हें अपनी जान में खतरे में डालनी पड़ी। अब बाहर आने के बाद इन बच्चों को ये भी पता चल जाता है कि जिस कंपनी ने, जिस लैब ने इन्हें वहाँ रखा था उसका नाम विकिड है। अब यहाँ से फिर कुछ नकाबपोश इन्हें अपने साथ हेलीकॉप्टर में कहीं ले जाते हैं, जिसके बाद अगले पार्ट की शुरुआत में हमें माजी के गुजरे हुए वक्त की कुछ झलकियां दिखाई जाती हैं, जहाँ पर थॉमस, जिस मूवी का मेन कैरेक्टर है, वो काफी छोटा था, जहाँ उसकी मोम उसे इस लैब की साइंटिस्ट के हवाले कर रही है क्योंकि पूरी दुनिया में वायरस फैला हुआ है। यहाँ पर कुछ और माँ बाप भी थी जो अपने बच्चों को विकेट कंपनी की साइंटिस्ट को दे रही थी, जिसके बाद इन सब बच्चों को उस मेज में डाल दिया जाता है जो उसे अभी बचकर बाहर आए और फिर तभी थॉमस की आंख खुल जाती है। दरअसल ये सब कुछ जो हमने देखा वो थॉमस को सपना आ रहा था। फिर इन्हें हेलीकॉप्टर से निकाल कर महफूज जगह पर ले जाने की कोशिश की जा रही होती है। यहाँ पर कुछ इन्फेक्टेड लोग भी थे, यानी इस वायरस के शिकार लोग जो इन पर हमला करना चाहते थे, पर यहाँ पर चारों तरफ ही गन्स वाले लोग फैले हुए हैं, इसीलिए इन्फेक्टेड लोग इनका कुछ बिगाड़ नहीं पाते। फिर ये सारे बच्चे इन्हीं थॉमस और उसके साथी एक अलग जगह पर आ जाते हैं, जहाँ इनकी मुलाकात एक डॉक्टर से होती है जो इन्हें बताता है कि आप लोग यहाँ पर बिल्कुल महफूज है। विकेट कंपनी के लोग यहाँ तुम तक नहीं पहुँच सकते जिन्होंने तुम्हें मेज में डाला था, और ना ही वो खतरनाक ज़ॉम्बी इन्हें जो वायरस का शिकार हो गई है। और जब पूरी दुनिया में ये वायरस फैल रहा था तो आप सब बच्चे भी उस जगह पर थे जहाँ पर ये वायरस सबसे ज्यादा था, लेकिन हैरत, आप सब पर वायरस का जरा भी असर नहीं हुआ। इसीलिए सालों से साइंटिस्ट आपके दिमाग पर, आपके जिस्म पर ये टेस्ट कर रही है ये जानने के लिए कि आखिर आपके जिस्म में ऐसा कौन सा हार्मोन है जिसकी वजह से आप पर वायरस का असर नहीं हुआ। तो इसी वजह से आप सब बच्चे खास थे तो आप लोगों को भी इसमें डाल दिया गया ताकि वहां रखकर आप लोगों के जिस्मों को, आपके दिमागों को परखा जा सके। और अब आप एक नई जगह पर है जहाँ पर आपको इस बात का यकीन मैं दिला रहा हूँ कि आप बिल्कुल महफूज है। अब यहाँ इनके अलावा और भी कई सारे बच्चे थे, जिस पर वो डॉक्टर थॉमस को बताता है कि वो मेज जिससे तुम भागकर आए हो वो एक लौता मेज नहीं है, बल्कि विकेट कंपनी की और भी कई सारे मेज भूल-भुलैये थे, और ये वो बच्चे हैं जो तुम्हारी तरह वहां से निकल कर आए हैं। लेकिन अभी भी थॉमस को कुछ भी समझ नहीं आ रही थी, उसके दिमाग में और भी कई सारी बातें चल रही। तो जब ये सारे बच्चे खाना खा रही थी तो थॉमस की नजर एक लड़की पर जाती है जो सबसे अकेला बैठा हुआ था। तब थॉमस को बताया जाता है कि ये बच्चा मेज से निकलने वाला सबसे पहला बच्चा है। फिर अभी यहाँ डॉक्टर भी आता है जो इनमें से कुछ बच्चों के नाम लेता है, जिसके बाद उन सभी बच्चों को वो अपने साथ ले जाता है, जिस पर थॉमस को बताया जाता है कि हर बार इस तरह से ही कुछ बच्चों को ले जाया जाता है। शायद ये सारे बच्चे किस्मत वाले हैं, ये हमसे कोई बेहतर जगह पर जा रही होंगी। पर थॉमस को अभी भी समझ नहीं आ रही होती, उसके दिमाग में कई सारे सवाल थे। और तभी वो देखता है कि उसकी साथी जो इकलौती लड़की थी उसे कुछ लोग अपने साथ ले जा रहे हैं। तब वो जल्दी से उसके पास जाने लगता है उससे बात करने के लिए, लेकिन गार्ड्स उसे नहीं जाने देते, उसे रोक देते हैं। अब वो पहला लड़का जो सबसे पहले यहाँ पर आया था वो थॉमस को एक जगह पर लेकर जाता है और दिखाता है कि लैब वाले इन सभी बच्चों को एक खास जगह पर एक लैब में ले जाते हैं। और जब ये लोग रात को चुपके से उस लैब में जाते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं, और ये वही बच्चे होते हैं जिन्हें हर रोज चुनकर ले जाया जाता है। इनके दिमाग के अंदर, इनके मुंह के अंदर, इनके जिस्मों के अंदर पाइप्स लगे हुए हैं, और इनके जिस्म से एक खास किस्म का लिक्विड निकल रहा होता है जिसे एक बोतल में इकट्ठा किया जा रहा था। अब तभी इधर वो डॉक्टर आ जाता है, इसलिए थॉमस और वो लड़का जल्दी से छुप जाते हैं। अब डॉक्टर यहाँ वीडियो कॉल पर उस साइंटिस्ट से बात करता है, यानी विकेट कंपनी की साइंटिस्ट से। थॉमस उस साइंटिस्ट को देखकर काफी हैरान रह जाता है क्योंकि उसने वीडियो में खुद को गोली मार दी थी, पर अब वो जिंदा थी, मरी नहीं थी, जिससे वो समझ जाता है कि वो सब झूठ था, उसने झूठ वोट की गोली मारी थी खुद। और ये डॉक्टर भी उन्हीं लोगों के लिए काम करता है जिन्होंने इन्हें मेज में भूल-भुलैया में बंद किया था, यानी विकेट कंपनी ने। अब डॉक्टर साइंटिस्ट को बताता है कि हमें कामयाबी मिल रही है यहाँ पर जो भी हम टेस्ट कर रहे हैं। जो सुनकर साइंटिस्ट कहती है ठीक है, पर जितने भी बाकी बच्चे बचे हैं उन पर भी टेस्ट करो जल्दी से। यह साथ ही साथ वे ग्रुप का नाम भी लेती है जिसका नाम राइट हैंड होता है, कहती है कि जल्द से जल्द उन्हें भी ढूंढो क्योंकि वो ग्रुप पहले भी हमारी 2 जगहों पर हमला कर चुका है और तीसरी जगह पर मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। जिसके बाद डॉक्टर वहाँ से निकल जाता है। और अब थॉमस भी समझ चुका था कि ये जगह किसी खतरे से खाली नहीं है क्योंकि ये सारे के सारे मिले हुए हैं। इसलिए थॉमस अपने बाकी साथियों को भी इस बारे में बताता है और यहाँ से निकलने की तैयारी करता है।
सबसे पहले वो अपने दोस्त को, अपने साथी को आजाद करता है, जिसके बाद ये सारे के सारी रात को यहाँ से निकल जाती है। और जब डॉक्टर को इस बारे में पता चलता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है, इसीलिए वो अपने बहुत सारे साथियों को उन्हें पकड़ने के लिए भेज देता है। थॉमस अपने साथियों को बताता है कि ये लैब वाले, ये लोग हम पर टेस्ट कर रहे हैं, हमारे जिस्म में कुछ ऐसा है जो इनको चाहिए, इसी वजह से इन्होंने बहाने से हमें यहाँ पर कैद करके रखा हो। अब जब ये लोग विकेट के लोगों से छुपने की कोशिश कर रही थी, तभी कुछ इन्फेक्टेड लोग, इनकी ज़ॉम्बी, इन पर हमला कर देती है। पर खुशकिस्मती से ये अपनी जान बचाते हुए वहाँ से भागने में कामयाब हो जाती है। जहाँ फिर अगली सुबह ये देखते हैं कि पूरी ही दुनिया खंडर बन चुकी है, चारों तरफ टूटी फूटी तबाह हुई इमारतें हैं। अब इनके साथ एक लड़का था जो जख्मी हो गया था क्योंकि उसे ज़ॉम्बी ने काट लिया था। इसका मतलब था कि अब वो भी इन्फेक्टेड हो गया है। उन सब लोगों को उसे वहीं पर छोड़कर आगे बढ़ना पड़ता है क्योंकि उसकी हालत खराब हो रही है। थोड़ी देर के बाद वो ज़ॉम्बी बन जाए और अगर ये इनके साथ रहा तो सबको इन्फेक्शन लग सकता है। अब जब ये लोग आगे बढ़ रहे थे तो यहाँ काफी तेज तूफान आने लगता है, बिजलियां कड़क रही थी। आज से पहले ऐसा तूफान दुनिया पर कभी भी नहीं आया था, जिसका मतलब था कि अब जमीन पहले की निस्बत पूरी तरह बदल चुकी है। फिर ये लोग भागकर घर में जाते हैं पनाह लेने के लिए, लेकिन देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ हैं, लेकिन वो खुले हुए नहीं है, उन सबको वहाँ पर बांधा हुआ है। जहाँ पर तभी इनके पास एक लड़की आती है जो इन्फेक्टेड नहीं थी, बिल्कुल ठीक थी, जिसका नाम ब्रेंडा होता है। अब ये लड़की ब्रेंडा उन्हें अपने हेड के पास ले जाती है, जो इनसे कहता है कि मैं तुमसे 3 सवाल करूंगा कि तुम कहाँ से आए हो, कहाँ जा रहे हो और मुझे तुमसे क्या फायदा है। असल में ये लोग इन्फेक्टेड तो नहीं थी, जिंदा बची हुई थी, पर जब उस हेड को ये बात पता चलती है कि ये सारे लोग विकेट से बचकर, उनसे भागकर यहाँ पर आए हैं, तो वो इनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन तभी यहाँ विकेट के लोग भी आ जाते हैं क्योंकि उन्हें पता चल गया होता है कि वो सारे लोग भागकर यहाँ आए हैं। लेकिन ये लोग यहाँ से भाग ही जाते हैं, पर यहाँ पर थॉमस और ब्रेंडा फंस जाते हैं। विकेट के लोग उन्हें पकड़ने ही वाले थे कि तभी यहाँ पर धमाका हो जाता है, जो कि उस हेड की वजह से हुआ था, क्योंकि उसने यहाँ पर हर तरफ बॉम्ब बिछा हुए थे जो अब फटने लगे थे, जिस वजह से ही ये पूरी बिल्डिंग गिर जाती है। पर थॉमस और ब्रेंडा बच जाते हैं, वो यहाँ से निकलने में कामयाब भी हो गई थी। पर खतरा इन दोनों के लिए अभी भी टला नहीं होता क्योंकि कुछ ज़ॉम्बीज़ इन पर हमला कर देती है, जिससे ब्रेंडा एक ऐसी जगह पर जाकर गिरती है जो पूरी कांच की बनी हुई थी। मुसीबत, वो वहाँ से हिल भी नहीं सकती थी क्योंकि वो कांच टूट रहा था, उसमें दरारें बढ़ रही थी। फिर तभी ब्रेंडा पर एक और ज़ॉम्बी हमला कर देता है, लेकिन थॉमस उसे बचाने के लिए मुक्का मारकर फौरन कांच तोड़ देता है और जल्दी से ब्रेंडा का हाथ पकड़ लेता है, जिससे कांच के साथ साथ वो ज़ॉम्बी भी नीचे जाकर गिरता है। और अब वो दोनों यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। देखते हैं कि ज़ॉम्बी ने मेरी टांग पर काट लिया है, इसका मतलब है कि वो भी इन्फेक्टेड थी। फिर ये लोग आगे बढ़ते हैं, जगह अपने लोगों से आकर मिल जाते हैं, जिसके बाद ये लोग आगे बढ़ जाते हैं और काफी लंबा सफर तय करने के बाद इन्हें चट्टानों के बीच एक पुल दिखाई देता है, जिस पर बहुत सारी पुरानी गाड़ियां खड़ी हुई थी। अब ये लोग उन गाड़ियों को चेक कर ही रही थी कि तभी इन पर गोलियां चलने लगती है, जिस वजह से ये सारे जल्दी से छुप जाते हैं। वहाँ पर तो लड़कियां थी जिन पर गन तान देती है। अब यहाँ इनके साथ वो पहला लड़का भी था जो सबसे पहले मेज से निकला था, और ये लड़कियां भी उसी मेज की थी जहाँ वो लड़का था। तो उसे पहचानते ही ये उसके गले से लग जाती है, जिसके बाद ये बताती है कि हमें राइट हैंड ग्रुप ने बचाया। जो सुनकर थॉमस पूछते हैं क्या तुम राइट हैंड ग्रुप को जानती हो, जिस पर ये दोनों लड़कियां इन सभी लोगों को राइट हैंड ग्रुप के पास ले जाती है। अब तभी यहाँ राइट हैंड ग्रुप का लीडर आकर बताता है कि हम लोग थोड़े इसलिए हैं क्योंकि हमारे बहुत सारे लोगों को विकेट के लोगों ने मार दिया है। और अचानक से ब्रेंडा, जिसे ज़ॉम्बी ने काट लिया था, वो बेहोश हो जाती है। तब राइट हैंड का लीडर उसे मारने के लिए जल्दी से अपनी गन निकालता है, जिस पर थॉमस उसे रोकता है कि मत करो ऐसा, मैंने इसे वादा किया था कि तुम हमारी मदद कर सकती हो। जिस पर राइट हैंड का लीडर कहता है कि हाँ मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन इसे मार कर क्योंकि ये ज़ॉम्बी बन जाएगी। जहाँ पर तभी आगे एक साइंटिस्ट आती है जो पहले कभी विकेट के लिए काम करती थी, जो थॉमस को भी जानती थी, लेकिन थॉमस उसको नहीं जानता था। इसके बाद ये साइंटिस्ट थॉमस और ब्रेंडा को अपने साथ ले जाती है। यहाँ भी वो थॉमस को बताती है कि विकेट की पहले इरादे नेक थे, कंपनी इस वायरस का इलाज ढूंढना चाहती थी सच में, और तुम्हें कुछ ऐसे बच्चे थे जिन पर वायरस का असर नहीं हुआ। पर यहाँ सबसे बड़ा सवाल था कि क्यों, आखिर ऐसा क्यों? तो इसका जवाब है कि तुम्हारे जिस्म में असल में एक ऐसा हार्मोन बनता है जिसकी वजह से तुम पर वायरस का कोई भी असर नहीं होता, और अगर हमें किसी का इलाज करना है तो हमें तुम्हारे खून से उस हार्मोन को अलग करना होगा और उसे इन्फेक्टेड इंसान के जिस्म में लगाना होगा। लेकिन एक मसला है, इस हार्मोन को बनाया नहीं जा सकता, तो इसीलिए तुम जैसे लोगों के अंदर से इसको निकाला जा सकता है। तो यही एक वजह होती है कि विकेट तुम जैसे बच्चों के अंदर से उस हार्मोन को निकाल रही थी। यही वजह है कि उन सबको एक लैब में रखा गया था। उनके मुंह में, दिमाग में, जिस्म में पाइप्स इसलिए लगाए हुए थे क्योंकि उस छोटी सी बोतल में हार्मोन को ही निकाला जा रहा था जो लिक्विड की शक्ल में था। कहती है कि यही वजह थी कि मैंने विकेट को छोड़ दिया। अब उन दोनों की सारी बातें थॉमस के
दोस्त ने भी चुपके से सुन ली थी। फिर थॉमस के खून से उस हार्मोन को निकालकर ब्रेंडा के जिस्म में डाल दिया जाता है, जिससे उसका इन्फेक्शन खत्म हो जाता है और वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। फिर शाम को थॉमस की दोस्त उसको बताती है कि मेरी मोम मुझे आज भी बहुत याद आती है, वो भी इसी वायरस का शिकार थी। मैंने उन्हें कमरे में बंद कर दिया था। मुझे उम्मीद थी कि बहुत जल्द वो ठीक हो जाएंगी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। हर रात मैं उनके चीखने की चिल्लाने की आवाजें सुनती थी और एक रात उनकी आवाजें बंद हो गई। और जब मैं कमरे में गई चेक करने तो मैंने देखा कि उन्होंने अपनी आंखें ही निकाल ली हैं। और न जाने ऐसी पता नहीं कितनी कहानियां हैं, कितने लोगों ने ये तकलीफ, ये सब कुछ झेला है। तो इसीलिए मैं नहीं चाहती कि अब लोगों के साथ ऐसा ही होता रहे। मैं उम्मीद करती हूँ थॉमस ये सब कुछ तुम समझ सकती हो। समझ आ रही है ना मैं क्या बात कर रही हूँ? थॉमस कहते हैं कि नहीं, क्या समझ सकता हूँ। जिसकी अगले ही पल वो देखते हैं कि वहाँ पर विकेट की हेलीकॉप्टर्स आ रही है। दरअसल थॉमस के इस दोस्त ने विकेट वालों को अपनी लोकेशन बता दी होती है, यानी कि वो इस वक्त कहाँ है, क्योंकि वो उन लोगों की मदद करना चाहती है जो इन्फेक्टेड है इस वायरस से। फिर बेशक इनके जिस्म से उस हार्मोन को निकाला जा रहा हो, इनकी जान खतरे में हो, और अब विकेट कंपनी का वो डॉक्टर अपने साथियों के साथ मिलकर इनके इस पूरे इलाके पर बॉम्ब्स गिराना शुरू हो जाता है। जिसके बाद सारे कमांडर्स हेलीकॉप्टर से बाहर आकर इन सभी बच्चों को अपनी हिरासत में ले लेती है। जिसके बाद यहाँ पर लैब की साइंटिस्ट भी आ जाती है, जिस पूरे प्रोजेक्ट की हेड थी। अब जब डॉक्टर ये देखता है कि वो साइंटिस्ट जो पहले विकेट के लिए काम करती थी वो भी यहाँ पर है, तो वो उसे गोली मार देता है। और अब इससे पहले कि ये लोग सारे बच्चों को अपने साथ ले जाते, थॉमस अपनी जेब से बॉम्ब निकालता है, जिसका रिमोट उसके हाथ में ही था। वो गुस्सा होते हुए उनसे कहता है कि मैं सब कुछ उड़ा दूंगा, मैं तुम्हारे इरादों को कभी भी पूरा होने नहीं दूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम हम सबको इस्तेमाल कर रहे हो। थॉमस के साथ साथ उसके बाकी साथी भी खड़े हो जाते हैं जो उसके साथ मेज के अंदर फंसे हुए थे। लेकिन इससे पहले कि थॉमस रिमोट का बटन दबाता, वहाँ पर ब्रेंडा जो आज थॉमस की वजह से ठीक थी, वो और उसका लीडर यहाँ पर अपनी गाड़ी लेकर आ जाते हैं, जहाँ एक बार फिर दोनों तरफ से ही लड़ाई छिड़ जाती है। अंदर वो लोग गोलियां चलाते हैं, जिस चीज का फायदा उठाकर थॉमस और उसके कुछ साथी यहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन विकेट की वो साइंटिस्ट थॉमस के बहुत सारे साथियों को पकड़कर अपने साथ ले जाती है। इसलिए वो यहाँ सबको कहता है कि मैं उस साइंटिस्ट को मार दूंगा। यहाँ वो सारे लोग भी उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। ट्रेन दिखाई जाती है, इसमें थॉमस के साथी वही बच्चे हैं जिन्हें विकेट के लोग अपने साथ ले जा रहे थे। और फिर तभी इस ट्रेन के साथ एक गाड़ी आ जाती है जिसमें थॉमस और राइटन ग्रुप का लीडर था। इसके साथ यहाँ पर एक और गाड़ी भी थी जिसमें ब्रेंडा और उसका हेड था। थॉमस और वो लीडर ट्रेन के ऊपर चढ़ जाते हैं और ये ट्रेन के उस डब्बे को बाकी ट्रेन से अलग कर देती है जिसमें बच्चे उस डब्बे को खोलने लगते हैं। लेकिन ये काफी मुश्किल काम था, इतना आसान नहीं था। और तो और यहाँ पर अब गार्ड्स भी इन्हीं की तरफ आ रही थी। अब ब्रेंडा और उसका हेड भी विकेट की हेलीकॉप्टर्स को अपने कब्जे में ले लेते हैं और अब ये बच्चों वाले डब्बे को अपने साथ उड़ाकर ले जाते हैं। कुछ इस तरह से ये बच्चों की जान बचा लेती है। पर जब थॉमस अंदर जाता है तो वो ये देखकर काफी मायूस हो जाता है कि यहाँ इन बच्चों के साथ सीनियर रनर नहीं है जो उसका दोस्त भी है जिसे वो बचाना भी चाहता है। दरअसल वो ट्रेन की दूसरे डब्बे में था और अभी भी वो विकेट के ही कब्जे में है। अब थॉमस को पता चलता है कि विकेट के लोग इन सभी बच्चों को इस दुनिया के सबसे आखिरी शहर में ले जा रहे थे, क्योंकि विकेट का सारा काम वहीं से होता है, वहीं पर इस कंपनी का मेन ऑफिस है। और अब थॉमस भी वहाँ जाना चाहता है क्योंकि वो अपने दोस्त, अपने साथी सीनियर रनर को बचाना चाहता है। लेकिन इस चीज में उसका साथ कोई नहीं देता क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं जो उस एक बच्चे की खातिर यहाँ के सारे बच्चों की जान खतरे में नहीं डाल सकते। इसलिए थॉमस अकेला ही रात को निकलने लगता है। लेकिन तभी उसके दो साथी उसे देख लेते हैं और थॉमस को कहते हैं कि हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। जिसके बाद ये तीनों गाड़ी में बैठकर यहाँ से निकल जाते हैं। जब ये एक अंधेरी सुरंग से गुजर रही होती है तो बहुत सारे ज़ॉम्बीज इन पर हमला कर देते हैं। लेकिन इससे पहले कि वो इनको भी इन्फेक्टेड करती, ब्रेंडा और उसका हेड यहाँ पर आकर इन्हें बचाकर अपने साथ ले जाती है। जिसके बाद ये सारे के सारे उस आखिरी शहर के बाहर पहुंच जाते हैं। ये देखते हैं कि ये काफी बड़ा शहर है जो बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची दीवारों से ढका हुआ है, जिसका मतलब था कि अंदर जाना लगभग नामुमकिन है। अब हम थॉमस के उसी दोस्त सीनियर रनर को देखते हैं जो इसी शहर में विकेट की लैब में था, जहाँ उस पर वो जुल्म किया जा रहा था ताकि उसके जिस्म से उस हार्मोन को निकाला जा सके। जिसके बाद हम साइंटिस्ट को देखते हैं, उसके साथ ही थॉमस की दोस्त भी थी। फिर वो साइंटिस्ट दो लोगों को स्क्रीन पर सीनियर रनर की तस्वीर दिखाती है और उन्हें बताती है कि इसने 3 सालों तक मेज के अंदर की मुश्किल वक्त को झेला है और इसके अंदर जो हार्मोन बना है, जो एंटी
एंटी वायरस पता है वो सबसे ज्यादा मजबूत है, जिसकी मदद से हम नया सीरम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर आप लोगों ने हमारा साथ दिया तो हम जल्दी कामयाबी हासिल कर लेंगे। बच्चों को मेज के अंदर भूल भुलैया के अंदर इसीलिए डालना था ताकि मुश्किल वक्त में इनके जिस्म का हार्मोन जो वायरस से लड़ेगा वो और मजबूत होगा। उधर थॉमस और उसके साथी ऊंची ऊंची दीवारों के पास पहुंच जाते हैं और यहाँ पर बहुत सारे लोग जो इन्फेक्टेड नहीं थे वो यहाँ पर एहतजाज कर रहे होते हैं कि हमें यहाँ पर ना छोड़ा जाए, हमें भी दीवारों के अंदर आने दिया जाए। लेकिन उन दीवारों के अंदर जाने की किसी को भी इजाजत नहीं थी। अब यहाँ पर थॉमस और वो सारे बच्चे जो मेज के अंदर थे उनकी गर्दन पर एक चिप लगाई हुई थी। तो उस चिप की मदद से विकेट के डॉक्टर को पता चल जाता है कि थॉमस और उसके साथी यहाँ से बाहरी वार के पास, तो इसीलिए वो उन पर हमला करवा देता है। लेकिन तभी यहाँ एक गाड़ी आकर थॉमस और उसके साथियों को उसमें बिठाकर अपने साथ कहीं दूसरी जगह पर ले जाती है और फिर तभी इनमें से एक लड़का अपना नकाब उतारता है जो और कोई नहीं बल्कि गैनी था, यानी जो हमेशा ही थॉमस के साथ लड़ता रहता था, जिसने थॉमस पर गोली भी चलाई थी। लेकिन वो गोली थॉमस को नहीं बल्कि उसके दोस्त बच्चे को लग गई थी, जिसकी वजह से उस बच्चे की मौत हो गई थी। तो अब थॉमस उस वक्त को याद करके गैनी पर हमला कर देता है, जिस पर थॉमस को उसका साथी रोक देता है और कहता है कि वो सब उसने जानबूझकर नहीं किया था। गैनी उनसे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तब थॉमस उसे बताता है कि अंदर हमारा साथी सीनियर रेनर है और हम उसे ही बचाने आए हैं। ये सुनने के बाद गैनी उन सबको एक आदमी के पास ले जाता है जिसका चेहरा काफी खराब था, क्योंकि ये बेचारा बीमार था और दीवार के बाहर जितने भी जिंदा बचे लोग हैं ये इन सबका लीडर है। वो यहाँ पर गैनी को इजाजत नहीं देता है कि तुम थॉमस और इसके साथी को अंदर ले जा सकते हो, क्योंकि वो जानता था कि अगर अंदर जाकर उन्हें वायरस का इलाज मिल गया तो इससे बाहर के लोगों की भी मदद हो सकती है। थॉमस, गैनी और उसका साथी तीनों ही अंदर चले जाते हैं, जहाँ दिखाया जाता है कि ये पूरा का पूरा ही शहर हाई टेक्नोलॉजी शहर है। फिर ये दूरबीन के जरिए उस बिल्डिंग को देखती हैं जो कि विकेट कंपनी का मेन ऑफिस है, जहाँ पर सारे बच्चों के ऊपर टेस्ट किए जाते हैं। और यहाँ पर दूरबीन में थॉमस को अपनी दोस्त दिखती है जो विकेट कंपनी के साथ मिल गई है उनकी टीम में, और वो यहाँ पर उस दवाई को जो इन्होंने अभी अभी बताई थी सीनियर रनर के खून से उस हार्मोन को निकाल कर उसे वो एक इन्फेक्टेड बच्चे को लगाती है, जहाँ वो दवाई अपना काम करना शुरू कर देती है, क्योंकि उस वायरस का असर बच्चे में से कम होता जा रहा था। थॉमस को उसका साथी बताता है कि मैं भी इन्फेक्टेड हूँ और भोजन इस इन्फेक्शन का मेरे पूरे जिस्म पर असर हो जाएगा। तो उसे बचाने के लिए थॉमस अपने दोस्त से बात करने जाता है जो विकेट के लिए काम कर रही थी। जब वो उससे बात कर रहा था तो ये लोग उसे अगवा करके और शहर से बाहर ले आते हैं। वो यहाँ उसे अपनी गर्दन पर लगी और चिप को निकलवा लेती है ताकि विकेट वालों को इनकी लोकेशन का पता कभी न चल सके। उसकी दोस्त कहती है हम जो सिर्फ विकेट लैब में बना रही थी जिससे उस बच्चे को लगाया था वो पूरी तरह फेल हो गया है और अब साइंटिस्ट ने भी कहीं न कहीं हार मान ली है, पर उसे यकीन नहीं आता क्योंकि थॉमस की इस दोस्त ने पहले भी तो उनको धोखा दिया था और अब थॉमस को उन 28 के 28 बच्चों को जिनमें उनका साथी सीनियर रनर भी शामिल है सबको बचाना था। तो इसीलिए वो थॉमस की दोस्त को भी अपने साथ ले जाती है क्योंकि उसके फिंगरप्रिंट के बगैर वहाँ के दरवाजे नहीं खुलेंगे और ये अंदर नहीं जा पाएंगे। जिसके बाद ये उसकी मदद से विकेट की बिल्डिंग के अंदर पहुंच जाती है, यानी उनके मेन ऑफिस में, जहाँ के बहुत सारे कमांडर्स को ये मार गिराती। अब ये बाकी के 27 बच्चों को तो छुड़ा लेती है लेकिन इनको सीनियर रनर अभी भी नहीं मिलता क्योंकि उसके जिस्म पर बाकी टेस्ट किए जा रहे थे। लेकिन थॉमस की दोस्त जानती है कि वो कहाँ पर है और जब थॉमस की दोस्त थॉमस को और उसके साथी को वहाँ पर ले जा रही थी तो तभी लिफ्ट में विकेट का डॉक्टर भी आ जाता है। थॉमस और उसके साथी ने नकाब पहनी हुई थी इसीलिए वो उन्हें नहीं पहचान पाता। यहाँ थॉमस सीनियर रनर को और उस सीरम को यहाँ से ले जाना चाहता है जो स्लैब वालों ने बनाया है, और यहाँ पर उसकी दोस्त उसको समझाने की कोशिश करती है ये सीरम वायरस के असर को बस कम करता है, बिल्कुल खत्म नहीं करता। बिल्कुल खत्म करने के लिए उसे तुम्हारे हार्मोन की जरूरत है, जैसे तुम्हारे हार्मोन से ब्रेंडा की जान बच पाए, तो इसीलिए हमें और सबको तुम्हारी जरूरत है। पर उसकी बातों पर अभी भी थॉमस को यकीन नहीं आता, सिर्फ उसके धोखा देने की वजह से। मगर अब इससे पहले कि ये आगे बढ़ती, यहाँ पर डॉक्टर अपने साथियों के साथ आ जाता है क्योंकि वो जानता है कि नकाब के पीछे और कोई नहीं बल्कि थॉमस और गैनी है। लेकिन यहाँ पर थॉमस की दोस्त इनकी मदद करती है, वो शीशे के पीछे उनको धक्का देकर पूरी तरह से उसे बंद कर देती है ताकि वो दोनों डॉक्टर से बचकर यहाँ से निकल जाए। अब यहाँ पर थॉमस की दोस्त के पास थॉमस के खून का सैंपल होता है क्योंकि उसने जब थॉमस की गर्दन से चिप को निकाला था तो उस कपड़े को उसने अपने पास रख लिया था जिस पर थॉमस का खून लगा हुआ था। तो इसीलिए अब वो थॉमस के खून को टेस्ट करती है और देखकर काफी हैरान रह जाती है। फिर वो साइंटिस्ट को भी इस बारे में बताती है कि थॉमस के खून में जो हार्मोन है वो इस वायरस को सिर्फ कम ही नहीं कर रहे बल्कि पूरी तरह से जड़ से ही खत्म कर रही है। ब्रेंडा उन 27 बच्चों को यहाँ से निकाल कर उनकी जान बचाकर शहर से बाहर
दीवार के पास लाती है जहाँ पर बचे हुए लोगों के सीनियर को होना चाहिए, लेकिन वो यहाँ पर नहीं था क्योंकि वो तो दरअसल अपने साथियों के साथ इस शहर से बाहर बनी ऊंची ऊंची बड़ी बड़ी दीवारों के पास था। वो अपनी गाड़ी में बैठकर काफी स्पीड के साथ उस शहर के दरवाजे तक पहुंचता है। साथ ही एक बॉम्ब को वो अपने हाथ में चला लेता है और फिर कुछ ही पलों में उसकी गाड़ी उस दरवाजे से टकरा जाती है, जिससे वहाँ पर काफी बड़ा धमाका हो जाता है और वो दरवाजा जो सालों से नहीं खुला अब वो खुल चुका था। इसलिए बाहर के जितने भी लोग थे वो सारे ही अंदर दाखिल होना शुरू हो जाते हैं। अब थॉमस को अपना साथी सीनियर रनर मिल तो जाता है, लेकिन उसका जो दोस्त था जो इन्फेक्टेड था उसकी हालत खराब होती जा रही थी। इसीलिए थॉमस गैली और सीनियर रनर को कहता है कि तुम जल्दी से जाओ उस सीरम को ले ताकि हम इसकी जान बचा सके, और फिर वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। और तभी यहाँ थॉमस की दोस्त माइक पर स्पीकर पर कहती है कि थॉमस हमें तुम्हारी जरूरत है और तुम कई और सारे लोगों की जान भी बचा सकते हो, इसके लिए तुम्हें मेरे पास लैब में आना होगा। लेकिन अब इससे पहले कि वो कुछ सोच पाता उसका साथी उस पर हमला कर देता है क्योंकि वायरस का असर उसके पूरे जिस्म में फैल चुका था। जिस बीच एक पल ऐसा भी आता है जब उसका साथी चाकू मारकर थॉमस को खत्म करने वाला होता है, लेकिन इससे पहले कि वो चाकू से उसे मारता वो खुद को ही मार लेता है। इसे देखने से लग रहा था कि शायद वो अपने आखिरी पलों में अपने होश में वापस आ गया था थोड़ी देर के लिए, और अब थॉमस के सामने ही उसकी मौत हो जाती है, जिस वजह से वो बहुत दुखी हो जाता है। वो गन लेकर सीधा जाता है साइंटिस्ट के पास और उसे गन पॉइंट पर ले लेता है और उससे पूछता है कि ये बात सच है कि मैं अपने साथी की जान बचा सकता था, जिस पर वो कहती है कि हाँ, और ना सिर्फ उसकी बल्कि इन्फेक्टेड लोगों की, हम सबकी जान तुम ही बचा सकते हो। जो सुनकर दुखी होते हुए थॉमस अपने हाथ से गन गिरा देता है और उसे कहता है कि जितने भी लोगों को तुमने कैद किया हुआ है उन सबको छोड़ दो, जिस पर साइंटिस्ट उससे वादा करती है कि हाँ मैं उन सब लोगों को छोड़ दूंगी। लेकिन इससे पहले कि वो आगे कोई और बात कर पाती एक गोली आकर उसे लग जाती है, जो और किसी ने नहीं बल्कि उसके साथी डॉक्टर ने ही चलाई थी। दरअसल वो डॉक्टर भी अब इस वायरस से इन्फेक्टेड हो गया था जो थॉमस के खून से अपना इलाज करना चाहता था, तो इसीलिए वो थॉमस को बेहोश कर देता है। पर अगले ही पल जब उसे होश आती है तो वो लैब में था, बंधा हुआ था, हिल भी नहीं सकता था। उसके सामने उसकी दोस्त भी थी, वो थॉमस के जिस्म से खून निकाल कर सीरम बना ही देती है। साथ ही यहाँ पर डॉक्टर बताता है कि मेरा इरादा इस पूरी दुनिया को बचाने का नहीं है, बल्कि मैं सिर्फ खुद को और अपने साथियों को ही बचाना चाहता हूँ। इससे पहले कि वो थॉमस के खून वाले सीरम को अपने अंदर डालता, पीछे से थॉमस की दोस्त आकर उस पर हमला कर देती है, जिससे वो बेहोश हो जाता है, क्योंकि वो पहले नहीं जानती थी कि डॉक्टर इतना खतरनाक आदमी है। थॉमस को आजाद करने में लग जाती है, लेकिन इससे पहले कि वो थॉमस को पूरा खोलती, डॉक्टर दोबारा से होश में आकर उस पर हमला कर देता है। तब थॉमस खुद ही आजाद होकर अपने दोस्त को डॉक्टर से बचाता है, उसे काफी मारता है, लेकिन उसके पास गन थी और ये लोग फिर भी उसे गिराकर वहां से भाग जाते हैं। तो वो पीछे से ही इन पर गोलियां चलाने लगता है, जो एक गोली आकर थॉमस को लग जाती है और अब वो काफी जख्मी होता है। फिर वो डॉक्टर भी उस कमरे में आ जाता है जहाँ पर ये दोनों छुपी होती है। उसके सामने थॉमस की दोस्त थी, इसीलिए वो आवाज लगाकर थॉमस को कहता है कि बाहर आ जाओ वरना मैं इसे मार दूंगा। तभी थॉमस बाहर आकर एक चीज उसकी तरफ फेंकता है, जो उसे तो नहीं लगती बल्कि सामने शीशे पर जा लगती है, जिस पर डॉक्टर कहते हैं ओ अफसोस, मैं तो बच गया, तुम्हारा निशाना चूक गया। जिस पर थॉमस कहते हैं कि शायद नहीं, क्योंकि जिस शीशे पर वो चीज लगी थी उसमें अब दरारें आ रही थी, जिसके पीछे इन्फेक्टेड लोग ज़ॉम्बीज खड़े हुए थे। जैसे शीशा टूटता है वो अंदर आकर डॉक्टर पर हमला करते हैं और खींचकर उसे अपने साथ ले जाते हैं, और इस तरह से डॉक्टर का भी खात्मा हो जाता है। जिसके बाद थॉमस और उसकी दोस्त यहाँ से निकलने लगते हैं जल्दी से, क्योंकि यहाँ हर तरफ पूरा ही शहर जल रहा होता है। और फिर तभी ब्रेंडा और उसके साथी जहाज लेकर यहाँ पर आ जाते हैं। वो थॉमस को जहाज के ऊपर खींच ही लेते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो थॉमस की दोस्त को ऊपर खींचते ये पूरी ही बिल्डिंग गिर जाती है, और इस तरह से थॉमस की दोस्त की भी मौत हो जाती है। फिर अगली सुबह जब थॉमस की आंख खुलती है तो वो देखता है कि जहाँ मुझे गोली लगी थी वहाँ पर अब पट्टी बनी हुई है। यहाँ पर उसे सीनियर रनर भी दिखता है, यानी कि अपना साथी जो पूरी तरह ठीक हो चुका था। यहाँ इनके पास खाने पीने का सामान भी बहुत ज्यादा है, तो इसीलिए ये यहाँ पर आराम से रह सकती है। तभी उसे अपनी जेब में वो सिरम मिल जाता है जो उसकी दोस्त ने थॉमस के खून से ही बनाया था, तो इसीलिए उसकी आंखों में अब एक नई उम्मीद जाग जाती है कि अभी भी मैं पूरी इंसानियत को बचा सकता हूँ। ये पूरी कहानी इधर ही खत्म हो जाती है।